92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कंचन पंत की लिखी कहानी दूसरी मंजिल पार्ट 2 बिना किसी एड ब्रेक के। रात का 1 बज रहा था और मैं याद शहर की खामोश सड़कों पर बाइक चलाता हुआ निशा के घर की ओर बढ़ रहा था। मेरी पत्नी रावी घर पे बेसुध सोई हुई थी, इस बात से बेखबर कि जिसके लिए वो अपना घर परिवार पीछे छोड़कर एक अनजान शहर में आई है वो उसका है ही नहीं। और मैं सिर्फ इतना जानता था कि जबरदस्ती के इस रिश्ते से आजाद होकर मुझको अपने प्यार, अपनी निशा के पास जाना है। आधे घंटे बाद मैं और निशा उसकी छत पर बैठे खुले आसमान को देख रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था और दूर दूर तक चमचमाते तारे बिखरे हुए थे। निशा ने इस बार मुझसे कोई सफाई नहीं मांगी, यहां तक कि उसने मेरी शादी और रावी का जिक्र तक नहीं किया। पिछले 2 महीनों में शायद वो इस सच्चाई के लिए खुद को तैयार कर चुकी थी। अरे सुधाकर, वो तारा देखो, वो तो उड़ रहा है। निशा ने एक तारे की ओर इशारा करते हुए कहा। उसका मुंह हैरानी से खुला हुआ था। वो तारा नहीं है बुद्धू, सैटेलाइट है, मैंने कहा और जोर जोर से हंसने लगा। वो भी मेरे साथ हंस रही थी। बहुत दिनों के बाद खुल के हंसा था मैं। वहां सिर्फ मैं था और वो थी, रावी हमारे बीच कहीं नहीं थी। हंसते हंसते वो एकदम से खामोश हो गई। उसने अपना सर मेरे कंधे पे रख दिया। थैंक गॉड सुधाकर, तुम मेरे साथ हो, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा तो मैंने अपना बायां हाथ उसके कंधे के इर्द गिर्द कस लिया। फिर न जाने कितनी देर तक हम दोनों बातें करते रहे। पहले हमारी मुलाकातें ऐसी होती थीं जैसे 2 दोस्त मिले हों, पर अब हम प्रेमी प्रेमिका थे। निशा मेरी छोटी छोटी बातों पर हैरान हो जाती थी, मेरे बालों पे हाथ फिराती थी, मेरे गालों को सहलाती और हल्की सी चपत मार के हंसने लगती थी। उसकी आंखों में मेरे लिए आज भी उतना ही प्यार था। पर हां, खामोशी के कुछ छोटे छोटे लम्हे हमारी लंबी बातों के बीच में न जाने कहां से आ जाते थे। और बीच बीच में निशा के सवाल, तुम मुझको छोड़ तो नहीं दोगे सुधाकर? ऐसे हर पल के बाद मैं खुद से वादा कर रहा था कि मैं निशा को खोने नहीं दूंगा। कई घंटे हो गए थे हमको इस तरह बैठे हुए। अंदाज तब हुआ जब निशा के घर के सामने वाले घर की लाइट ऑन हुई। चौंक के मैंने मोबाइल में वक्त देखा। सुबह के 5:30 बजने वाले थे। ओ गॉड, सुबह हो गई। निशा अपने कंधे से निशा का सर धीरे से उठाते हुए कहा। वो बैठे बैठे ही मेरे कंधे पे सर रख के सो गई थी। मैंने किसी तरह उसको उठा के उसके कमरे में जाके सुलाया, घर की ओर चल दिया। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि कहीं रावी उठ गई होगी तो, कहीं उसको ये पता चल गया होगा कि मैं रात भर घर पे नहीं था तो। देर सवेर उसको पता तो चलना ही था, बल्कि मैं खुद ही उसको निशा के बारे में बता देता, लेकिन अभी नहीं। अपने ही घर में चोरों की तरह धीरे धीरे दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा, चप्पल उतार के धीरे से बिस्तर में घुस गया। एक पल को लगा कि जो हो रहा है क्या वो ठीक हो रहा है। फिर अपने ख्यालों की लाइट ऑफ करके सो गया। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। निशा के साथ बीतने वाला मेरा वक्त बढ़ता जा रहा था और रावी का अकेलापन भी, लेकिन उसने मुझसे कभी शिकायत नहीं की थी और मेरा हौसला बढ़ता रहा। देर रात को जब मैं घर लौटता तो या तो वो किताबों में डूबी मिलती या टीवी पर कार्टून देखते हुए। निशा को ऑफिस के काम से 2-4 दिन के लिए दिल्ली जाना था, इसलिए एक शाम मैं घर जल्दी पहुंच गया। शादी के बाद 3 महीनों में पहली बार मैंने शाम को रावी के साथ बैठ के चाय पी। रावी बहुत खुश थी उस दिन, उतनी ही खुश जितनी वो शादी के दिन थी। मैं गिटार क्लासेस ज्वाइन कर लूं? दिन भर कुछ काम नहीं होता, आप भी लेट आते हैं। शायद मेरा अच्छा मूड देख के रावी ने पूछा। तुम्हारी मर्जी, सीख लो, मैंने लापरवाही से कहा। सीखना नहीं, सिखाना है, रावी मुस्कुराई। अच्छा, तुमको गिटार बजाना आता है? तुमने बताया नहीं, मैंने हैरानी से पूछा। आपने कभी पूछा ही नहीं? मैं तो कई नेशनल कॉन्सर्ट्स में गिटार बजा चुकी हूं, रावी बोली।
उस दिन मैं देर तक रावी से बात करता रहा और जाने अनजाने निशा से उसकी तुलना करता रहा। तुलना जैसी हालांकि कोई बात नहीं थी, निशा मेरे लिए सबसे पहले थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से निशा कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाती थी। हर वक्त लगता जैसे मेरे प्यार की परीक्षा ले रही हो। एक शाम हम दोनों झील के किनारे बैठे मूंगफली खा रहे थे। निशा ने मूंगफली का छिलका झील में फेंका और कहा, तुम मुझसे प्यार करते हो? ये कैसा सवाल है? मैं चिढ़ गया। प्यार करते हो तो वो कमल का वो फूल है, तोड़ के ले आओ। उसने झील के बीच में खिले कमल के फूलों की ओर इशारा किया। इस अजीब सनक पे मेरा दिमाग बनना आ गया, लेकिन मैं कुछ कहता इससे पहले ही निशा खिलखिला के हंसती। अरे बाबा, मजाक कर रही थी, कोई फूल वूल नहीं चाहिए, लेकिन अपने घर तो ले जा सकते हो। अभी रावी घर पे होगी, मैंने कहा। तभी तो जाना है, देखना चाहती हूं तुम्हारी पत्नी कैसी है। निशा की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। मैंने हैरानी से निशा की ओर देखा। उसका चेहरा सपाट था, पर अंदर से डरी हुई लग रही थी वो। निशा, तुम इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही हो? मेरी रावी कैसी भी हो, तुमको या मुझको इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने जानबूझ के रावी के लिए मेरी पत्नी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पर निशा नहीं मानी। मुझको उसको अपने घर ले जाना ही पड़ा। दरवाजे की घंटी भी निशा नहीं बजाई। हाथ में मुड़ा हुआ अखबार लिए, बालों को पीछे की ओर समेटते हुए रावी ने दरवाजा खोला और सामने हमको देख के चौंक गई। रावी को देख के निशा की आंखों में दर्द भरी चमक आ गई थी और चेहरे पे ऐसा भाव था जैसे कह रही हो कि मैं तो बेकार में ही डर रही थी। ये मेरी दोस्त है निशा, मैंने कहा। तो रावी ने दोनों हाथ जोड़ दिए। निशा ने बस धीरे से सर हिलाया और अंदर चली आई। बेपरवाही से सोफे पे जाके बैठ गई। शुक्र है रावी ने ज्यादा कुछ पूछा नहीं, फिर भी मेरी जान हलक में अटकी हुई थी कि कहीं रावी को निशा और मेरे रिश्ते के बारे में पता न चल जाए। मैं खुद को अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घिरा पा रहा था, जिसमें जाने का रास्ता मैं जानता था, लेकिन बाहर निकलने का तरीका मेरे पास नहीं था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। पिछले आधे घंटे से हम तीनों एक ही कमरे में बैठे हुए थे। रावी को भले ही मैंने अपनी पत्नी ना माना हो, पर थी तो वो मेरी पत्नी ही। और रावी को भले ही ये ना पता हो कि निशा मेरी प्रेमिका है, पर थी तो वो मेरी प्रेमिका ही। एक साथ उन दोनों के साथ मैं खुद को सहज नहीं कर पा रहा था। अपने स्वभाव के उलट रावी भी काफी नर्वस लग रही थी। बस निशा ही सबसे शांत थी। रावी से ऐसे बात कर रही थी जैसे उसको बरसों से जानती हो। इस घर में रहती भले ही रावी थी, लेकिन घर की मालकिन तो मैं हूं। कुछ ऐसा भाव था निशा की आंखों में। आप चाय लेंगी या कॉफी? रावी ने निशा से पूछा। कॉफी। तुम भी कॉफी पियोगे ना सुधाकर? निशा बोली। जाने क्या था उसके मन में, पर जाने अनजाने वो बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि मुझ पर रावी से ज्यादा उसका हक है, कि वो रावी से ज्यादा मुझको जानती है। कॉफी थोड़ी स्ट्रांग है ना? उसने पहला घूंट भरते ही मेरी ओर देख के कहा। लेकिन मैं रावी का चेहरा देख रहा था, जो पहले से भी ज्यादा नर्वस हो गया था। नहीं, मेरे लिए तो ठीक है, मैंने कहा। तो निशा अपना कप लेके उठ गई। चीनी थोड़ा कम है, तुमको भी चाहिए? मैंने ना में सर हिला दिया। रावी चीनी लाने के लिए उठी तो निशा ने उसको रोक दिया। नहीं, तुम बैठो, मुझको पता है चीनी कहाँ रखता है ये। बड़े दिल वाली जिस निशा को मैं जानता था, आज वह बिल्कुल वैसी नहीं थी। वो जानबूझकर रावी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, जो मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रावी हाथ में कॉफी का कप लिए बैठी थी, लेकिन उसने अब तक एक घूंट भी नहीं भरा था। उसको देख के लग रहा था जैसे अभी वो रो देगी। अच्छी बनी है कॉफी, मैंने कहा, और रावी के माथे की रेखाएं गायब हो गईं। वो हल्के से मुस्कुरा दी। निशा अपनी कॉफी में चीनी डाल के ले आई थी और इस बार बिल्कुल मेरे बगल वाली सीट पे आके बैठ गई। वो मुझसे बात कर रही थी, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि रावी को बोलने का मौका न मिले। अच्छा सुधाकर, नेक्स्ट वीक विनय ने अपनी हाउस वार्मिंग पार्टी पे बुलाया, कह रहा था तुमको जरूर लेके आऊं। यूं तो मैं खुद रावी के साथ सिर्फ काम की बातें ही करता था, लेकिन निशा का उसको इस तरह नजरअंदाज करना
मुझको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसकी बात का जवाब देने के बजाय मैं रावी को बातचीत में शामिल करते हुए बोला, विनय हमारा कॉमन फ्रेंड है, अभी अभी नया घर खरीदा है उसने। लेकिन उसने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। उसकी नजरें निशा पे टिकी हुई थी। निशा भी कभी कभी रावी की ओर देख लेती और फिर उपेक्षा से नजरें फेर लेती। निशा खूबसूरत थी, सलीकेदार थी, मैं उससे प्यार करता था। साधारण नैन नक्श वाली दुबली पतली रावी उसके सामने और भी साधारण लग रही थी। फिर भी निशा का उसकी ऐसी उपेक्षा करना मुझको चुभ रहा था। कहीं मैं रावी को अपनी पत्नी नहीं, रावी सिर्फ एक बोझ है और कुछ नहीं, मैंने खुद को समझाया और निशा के साथ बात करने में व्यस्त हो गया। रावी थोड़ी देर हमारे बीच बीच अदृश्य बैठी रही, फिर उठ के अंदर चली गई। उसके यूं चले जाने से मेरे दिल में न जाने क्यों एक टीस सी उठ गई। निशा से बात करने का फिर भी मन नहीं हुआ। मेरा ध्यान रावी में ही लगा हुआ था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। निशा के जाने के बाद रावी बड़ी खामोश हो गई थी। हमेशा खिला रहने वाला उसका चेहरा मुरझा गया था। उसने मुझसे कुछ पूछा नहीं, पर देर तक वो बालकनी में खड़ी कुछ सोचती रही। लेकिन जब वो अंदर लौटी तो उसके चेहरे की मुस्कान फिर लौट आई थी। मैं सोफे पे लैपटॉप लेके बैठा हुआ था। ऑफिस का कुछ जरूरी काम था जिसको आज निशा की वजह से कर नहीं पाया था। रावी मेरे सामने वाले सोफे पे आके बैठ गई। आप दोनों साथ में काम करते हैं? उसने पूछा। निशा और मैं? नहीं, वो मेरे एक दोस्त की कजिन है, मैंने जवाब दिया। निशा को अपनी प्रेमिका बताना तो दूर, मैं उसको अपनी दोस्त तक नहीं बता पा रहा था। अच्छा, वैसे हैं बड़ी खूबसूरत, रावी ने मेज पे रखे खाली कप ट्रे में उठाते हुए कहा और रसोई की ओर बढ़ गई। रावी से मिलने के बाद निशा उसकी ओर से निश्चिंत हो गई थी। उसने फिर मेरे घर आने की बात कभी नहीं की। ऑफिस के बाद यादशहर लेक के किनारे मिलने का हमारा नियम भी जारी रहा। और शाम को भी हम दोनों साथ बैठे थे, लेकिन मैं अकेला था, न जाने किस सोच में डूबा हुआ। निशा की झुंझलाई हुई तेज आवाज से मेरा ध्यान टूटा। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूं? मुझको करीब करीब झंझोड़ते हुए वो पूछ रही थी। सॉरी, मैं कुछ सोच रहा था। क्या कह रही थी तुम? मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। कुछ नहीं, तुम बदल गए हो सुधाकर, निशा ने भरी हुई आवाज में कहा। और पता नहीं क्यों मैं उसको मनाने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। उस शाम भारी दिल और भारी कदमों के साथ घर लौटा तो रावी बिल्कुल बदली हुई थी। कॉटन की कलफ लगी साड़ी, जूड़े में कसे बाल, माथे पर काले रंग की छोटी सी बिंदी। रावी को इस रूप में देखने की आदत नहीं थी, इसलिए उसको ऐसे देख के थोड़ा अजीब लगा। उसको खुद भी साड़ी पहनने की आदत नहीं थी, इसलिए पल्लू ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाई थी। रावी मुझसे आंखें चुराते हुए बोली, मम्मी जी ने दी थी, बस ऐसे ही ट्राई करने के लिए पहन ली। खाना लगा दूं आपका? मैंने कुछ कहा नहीं, बस हाथ धोकर खाने की टेबल पे आके बैठ गया। थोड़ी देर में रावी हम दोनों के लिए खाना परोस के ले आई। हम दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे, सिर्फ चम्मच के प्लेट से टकराने की आवाज आ रही थी। मेरी खाली कटोरी देख के रावी ने अपना पल्लू संभालते हुए उसमें दाल डाल दी। एक बात कहूं? मैंने कहा तो उसने सवालिया नजरों से मेरी ओर देखा। तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अच्छी लगती हो तुम, मैंने कहा। मेरी आवाज की नरमी खुद मुझको भी महसूस हो रही थी। रावी से शायद पहली बार इतने प्यार से बात की थी मैंने। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझसे छुपाते हुए अपने आंसू पोंछे, सर झुका के खाने लगी। खाने के बाद रावी ने हमेशा की तरह बर्तन समेटे, रसोई साफ की और सोने चली गई। लेकिन पूरे समय वो मेरा सामना करने से बचती रही। मैं अजीब भंवर में फंस रहा था। निशा से दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन रावी की मासूमियत मुझे उसकी ओर खींचे चली जा रही थी। किसी बयाबान में भटक गए मुसाफिर की तरह मेरा दिल निशा की ओर दौड़ता, फिर गलत रास्ते पर बढ़ जाने के ख्याल से वापस दोराहे पे पहुंच जाता। इसी कश्मकश में रात बीतती जा रही थी। जब किसी तरह नींद नहीं आई तो मैंने टेबल लैंप जला लिया और उठ के बैठ गया। लैंप की रोशनी सोई हुई रावी की आंखों पे पड़ी तो वो नींद में ही जरा सा कुनमुनाई।
मैंने टेबल लैंप जरा पीछे खिसका दिया और फिर वो निश्चिंत सो गई। उसके होंठों पे मीठी सी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई प्यारा सा सपना देख रही हो। गालों पर बिखरे बालों की लटें बहुत अच्छी लग रही थीं। मैंने धीरे से लट को हटा के पीछे किया और धीरे से उसका माथा चूम लिया। निशा और रावी के इस दोराहे में शायद मैंने अपना रास्ता चुन लिया था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अगली शाम मैं निशा के घर पहुंचा। निशा जैसे मेरी ही राह देख रही थी। दरवाजे की घंटी बजाने से पहले ही उसने दरवाजा खोल दिया। कल क्यों नहीं आए? मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम बदल गए हो। जैसे सवालों और शकों की जगह निशा ने मुस्कुरा के मेरा स्वागत किया। चाय पियोगे ना? उसने पूछा। मैंने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन और दिनों की तरह उसके पीछे रसोई में नहीं गया। रसोई की स्लैब पे बैठ के उसको चाय पत्ती, चीनी और इलायची के डब्बे पास नहीं किए। मैं बाहर के कमरे में ही बैठा रहा। निशा ने आज शायद पूरे ही कमरे की डेकोरेशन चेंज कर दी थी। सोफे का मुंह टीवी के बजाय अब खिड़की की ओर था। खिड़की पे लगा मोटा पर्दा भी हटाया हुआ था। उसकी जगह झीना नेट का पर्दा लगा था, जिससे रोशनी और हवा दोनों अंदर आ रहे थे। थोड़ी देर में निशा चाय ले आई और मैं चुपचाप चाय पीने लगा। अदरक वाली चाय पीने लगे अब? निशा ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा तो अचानक ध्यान आया कि अदरक की खुशबू भी कभी मुझको कितनी नापसंद थी। जुकाम में रावी के कहने पे एक बार पी ली थी तो एहसास हुआ कि इतनी खराब भी नहीं होती अदरक की चाय। सुधाकर, मुझको अपने रिश्ते पे क्लैरिटी चाहिए। 4 महीने हो गए तुम्हारी शादी को। रावी को कब डिवोर्स दोगे? निशा आज फैसला करने के मूड में थी। मुझको एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या जवाब दूं। मैंने चाय का आधा कप मेज पे रखा और गहरी सांस ली। निशा अब भी जवाब के लिए मेरी ओर देख रही थी। मैं या रावी? निशा ने फिर पूछा। मैं रावी को तलाक नहीं दे सकता, मैंने कहा। निशा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट जहर से बुझी हुई थी। 1 मिनट भी नहीं लगा फैसला करने में? तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम पहले भी सेल्फिश थे, आज भी सेल्फिश हो। चलो, कम से कम फैसला करना तो सीख लिया तुमने। वो बोली और उठ के अंदर वाले कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब लौटी तो उसके हाथ में सोने की एक अंगूठी, एक पायल, लकड़ी की छोटी सी नाव और बिजली के तार का वो ब्रेसलेट था जो कभी मैंने मजाक में उसको पहनाया था। ये सारा सामान मेरे हाथ में थमाते हुए उसने कहा, मैं जानती थी तुम्हारा जवाब यही होगा, इसीलिए ये सब निकाल के रखा था। मैं भी किसी गिल्ट में नहीं जीना चाहती। अब जाओ, गुड लक। निशा को दी गई अपनी निशानियों को हाथ में पकड़े मैं उठ खड़ा हुआ। उससे विदा लेने का फैसला मैं कर चुका था, लेकिन विदा ऐसे लेनी होगी ये मैंने नहीं सोचा था। निशा मुझसे मुंह फेर के खड़ी थी। मैं थोड़ी देर तक उसकी पीठ की ओर देखता रहा, फिर बाहर निकल आया। मेरे बाहर आते ही उसने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। अंदर से उसके सिसकने की आवाज आ रही थी, लेकिन मैं उसको चुप कराने नहीं गया। सच कहा था निशा ने, मैं कमजोर था, स्वार्थी था, फैसले लेने में डरता था, लेकिन आज मैं किसी तरह कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए मैं तेजी से वहां से निकल गया। मुझको रावी के पास जाना था, उसको बताना था कि मैं उससे प्यार करता हूं। उसकी छोटी छोटी आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहता था मैं। लेकिन घर पहुंचा तो देखा रावी कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। रावी के कपड़े बेड पे फैले हुए थे और वो एक बड़े से सूटकेस में अपना सामान पैक कर रही थी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मैंने पूछा। यहां आने के बाद घर गई नहीं। कल मम्मी का बर्थडे है, सोचा उनको सरप्राइज कर दूं। रावी बैग की चेन लगाते हुए बोली। अकेले सरप्राइज दोगी? मुझको नहीं ले जाओगी अपने साथ? मैं मुस्कुराया। आपका ऑफिस? रावी ने जरा हैरानी से कहा। उसके साथ इतना खुलकर मैं पहली बार बात कर रहा था। अरे गोली मारो ऑफिस को, मैं भी चल रहा हूं साथ। पर तुम इतना बड़ा सूटकेस क्यों ले जा रही हो? मैंने कहा तो रावी ने जवाब नहीं दिया, पर वो अजीब ढंग से मुस्कुराई,
जिसका मतलब मैं नहीं समझा। 2 घंटे बाद हम दोनों, रावी और मैं, कानपुर की ओर जा रहे थे। मैं ड्राइव कर रहा था। मेरे दिमाग पर आज कोई बोझ नहीं था। म्यूजिक सिस्टम पर पुराने गाने चल रहे थे और मैं उनकी धुन में धुन मिला रहा था। तभी मोड़ पे मुझको जोर से ब्रेक लगाना पड़ा। बकरी का एक छोटा सा बच्चा बीच सड़क में बैठा हुआ था। गाड़ी की आवाज सुनते वो झटके से उठा, लेकिन डर के मारे कभी रोड के इधर और कभी उधर भागने लगा। मैं आराम से रुक के उसके निकल जाने का इंतजार करने लगा। मेमने की घबराहट देख के रावी खिलखिला के हंसती, जैसे कोई पहाड़ी नदी कल कल करती हुई बह रही हो। बहुत दिनों के बाद उसको इतना खुश देखा था मैंने। लगा अच्छा किया जो मैं साथ चला आया। कानपुर अब सिर्फ 1 घंटा दूर था। रावी शायद थक गई थी, इसलिए बहुत देर तक कुछ बोली नहीं। तभी उसने म्यूजिक सिस्टम की आवाज कम की और कहा, कानपुर आने वाला है। हाँ, 40-50 किलोमीटर ही बचे हैं, मैंने कहा। हाँ, उससे पहले हम कुछ बात खत्म कर लेते हैं। आई नो कि आप और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। रावी ने कहा तो मुझको लगा जैसे किसी ने मुझको ऊंचे पहाड़ से धक्का दे दिया हो। मेरे पैर खुद ब खुद ब्रेक पे दबते चले गए। अचानक गाड़ी रुकी तो रावी झटके से आगे की ओर गिरी। मैंने उसको संभाल लिया। उसने धीरे से मेरा हाथ अपनी बाजू से हटाया और बोली, याद शहराने के दिन ही आपकी अलमारी में मैंने आपकी और निशा की फोटो वाला कप देख लिया था। ना भी देखा होता तो निशा की आंखों में आपके लिए प्यार दिख ही जाता। मैं पागल थी, उससे compete कर रही थी, पर क्या करती, मैं स्वार्थी हो गई थी। आई एम सॉरी। रावी की आवाज गीली हो रही थी, पर उसने खुद को संभाल लिया और कुछ फैसला सा करती हुई बोली, आप निशा से शादी कर लीजिए। मैं मम्मी के घर से अब वापस नहीं आऊंगी। फैसला तो वो दरअसल पहले ही कर चुकी थी, बस मुझको बता रही थी। उसके भारी भरकम सूटकेस और उस दर्द भरी मुस्कान की वजह अब समझ में आई थी मुझको। मैंने गाड़ी बंद कर दी, रावी का हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में देख के बोला, निशा जिद थी मेरी, जिसको मैं प्यार समझ बैठा था। जानती हो, आज उसको रोता हुआ छोड़ के आने की हिम्मत थी मुझ में, जबकि तुम्हारी आंखों में आंसू की एक बूंद भी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। अब तक समझ नहीं पाया था, अब समझाऊं तो तुम मुझको छोड़ के जा रही हो। माफ नहीं करोगे मुझको? रावी ने भरी हुई आंखों से मेरी ओर देखा, जैसे मेरी बातों की सच्चाई परखने की कोशिश कर रही हो। लेकिन आज मेरी आंखों में कोई झूठ नहीं था, सिर्फ उसके लिए प्यार था जिसको रावी की आंखों ने पढ़ लिया था। उसने अपना सर मेरे कंधे पे रख दिया, बोली, कुछ बातें खत्म करने आई थी। पुरानी सारी बातें खत्म हो गईं। खत्म कहां, अब तो बातें शुरू हुई हैं, मैंने कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। बस इतनी सी थी ये कहानी।